हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस प्लेलिस्ट इज एक्सक्लूसिवली फॉर आईसीएससी क्लास 9 स्टूडेंट्स। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कवर कर चुके हैं। तो इफ यू आर न्यू ऑन द प्लेलिस्ट यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस सेशंस। एक बार मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि इससे पहले हम इस चैप्टर में क्या कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वॉज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स। इस लॉ से हमें पता चलता है किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज होने का रीजन क्या है, एंड द ऑब्वियस रीजन इज फोर्स। बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताता। फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए वी हैव न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, Newton's second law of motion is not F is equal to ma. F is equal to ma is just a result of Newton's second law of motion. Newton's second law of motion सिर्फ rate of change of momentum की बात करता है, which says the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. इतना हम लोग कर चुके हैं। This is what I was just telling you. Newton's second law of motion ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज के क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करता क्या है। देखिए, न्यूटन का ना तो फर्स्ट लॉ ना तो सेकेंड लॉ ये नहीं बताता कि व्हेनेवर अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हाट इज इट्स रिएक्शन। किसी भी अप्लाइड फोर्स का रिएक्शन समझने के लिए वी हैव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप वीडियो को पॉज करके बुलेट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, इट्स देयर इन द स्लाइड। चलिए, द बेसिक डेफिनेशन सेज, द बेसिक स्टेटमेंट सेज, आप लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। नाउ वी विल हैव टू फोर्सेस, एक होगा एफ ए बी। इसको यहीं पे समझ लीजिए कि हाउ डज दिस सिग्निफाई द फोर्स एक्टिंग। एफ ए बी का मतलब हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। ध्यान से समझिएगा, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब वो फोर्स जो बी ए पे लगा रहा है। वैसे ही एफ बी ए का मतलब हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। अगर हम एफ ए बी और एफ बी ए को ठीक से करेक्टली पढ़ेंगे नहीं तो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमेशा गलत होंगे। अब बाय वर्च्यू ऑफ मासेस बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये अभी हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने बॉडी ए और बॉडी बी ली, जो एक का मास है एम ए और एक का मास है एम बी। नाउ टेल मी, बॉडी बी बॉडी ए को अट्रैक्ट करेगी, राइट? तो बॉडी बी बॉडी ए पर इधर फोर्स लगाएगी। सिमिलरली बॉडी ए बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगा, तो बॉडी बी पे जो लगने वाला फोर्स है वो इधर होगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। इसको हम बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। और आप डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब जो फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पे लगा रही है वही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पर भी लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप अगर किसी वॉल पे पंच करते हो तो यू अप्लाई फोर्स ऑन द वॉल एंड इन रिटेलिएशन द वॉल अप्लाइज अ फोर्स ऑन यू। आपके हाथ पे जो दर्द होता है, जो चोट लगती है, दिस चोट इज नथिंग बट द रिएक्शन दैट द वॉल इज अप्लाइंग ऑन यू, राइट? एंड आप जितनी तेज वॉल को पंच करोगे आपके हाथ पे उतनी ही चोट लगेगी। व्हाई? बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई गेस बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, राइट? चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी हैव अ वेरी बेसिक आइडिया, बट बिफोर वी गो टू द एक्सपेरिमेंट
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी एक बॉडी पे नहीं लगते। आपने वॉल को पंच किया तो आपने एक्शन फोर्स लगाया वॉल पे, ठीक है ना। वॉल ने आपको रिएक्शन फोर्स दिया जिसकी वजह से आपको चोट लगी। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, राइट, ठीक है ना। क्लियरली यहां पर लिखा भी हुआ है, दे एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज an experiment that demonstrates Newton's third law of motion। सेलेना से लिया हुआ है डायग्राम, ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। एक बार मैं आपको एपरेटस समझा देता हूं। एक वॉल पे एक हुक के थ्रू एक स्प्रिंग ए टाइड है, ठीक है ना। उसी स्प्रिंग के हुक से एक और स्प्रिंग टाइड है। दिस इज स्प्रिंग बी, दिस इज स्प्रिंग ए, ठीक। What you are doing, you are pulling spring A। आपने स्प्रिंग ए को पुल किया तो होगा क्या, when you will be pulling spring A, स्प्रिंग ए पे कुछ रिएक्शन आएगा, isn't it? अच्छा, pulling of spring A will apply some force on spring B as well। भाई क्यों, क्योंकि स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपने स्प्रिंग ए पर फोर्स लगाया तो स्प्रिंग बी पर भी फोर्स लगेगा। अब जब आप ऑब्जर्व करते हो तो स्प्रिंग ए की जितनी रीडिंग है सेम रीडिंग आपको स्प्रिंग बी पर भी दिखाई देती है। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल, देखिए आपने पुल किया था स्प्रिंग ए को, जब आपने स्प्रिंग ए को पुल किया देन व्हाट हैपेंड, स्प्रिंग ए पर कोई रीडिंग आई, स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी से कनेक्टेड है, तो जितना फोर्स स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी पे लगा रही है उतना ही फोर्स स्प्रिंग बी को स्प्रिंग ए पे लगाना चाहिए। दिस इज द ओनली रीजन कि दोनों स्प्रिंग्स आपको सेम रीडिंग दिखाती हैं, राइट। दिस इज सिंपल अ डेमोन्स्ट्रेशन, इस पर कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनने वाला, थ्योरेटिकल, हाँ एनालिटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो अभी हम न्यूमेरिकल सेशन में करेंगे। Now let us discuss few very easy examples of Newton's third law of motion। This is a very small topic, but it is very important to cover this topic in a separate session before we study gravitation, right? चलो, आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। Now कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी हमने ये एग्जाम्पल देखा था। What will happen? The weight of this book will apply an action force on the table। भाई बुक अपना वेट टेबल पे लगाएगी एंड टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उस वेट को बैलेंस करने के लिए टेबल एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। देखिए हम इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ओके। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। द वेट ऑफ द बुक विल अप्लाई एन एक्शन फोर्स एंड टू बैलेंस दैट एक्शन फोर्स द टेबल विल अप्लाई अ रिएक्शन फोर्स। अब इसको और इजीली समझना है, अगर आप एक टेबल पर ब्रिक्स रखना चालू करो तो आप देखते हो आपने एक ब्रिक रखा, द टेबल कैन सस्टेन, ब्रिक का नंबर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक ऐसा टाइम आएगा जब टेबल विल नॉट बी एबल टू बियर द वेट एंड अल्टीमेटली द टेबल विल कोलैप्स या टूट जाएगी। ये वो इंस्टेंस होगा जब टेबल का रिएक्शन फोर्स ब्रिक्स के वेट के एक्शन फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट सीन ऑल टुगेदर। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर एक्शन और रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका सरफेस, जो बॉडी एक्शन लगा रही है वो सरफेस को तोड़ देगी। सिंपल सा एग्जांपल, एंड दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अगर आप किसी फ्लोर पर खड़े हो या किसी प्लैंक पे खड़े हो तो जब तक आपके एक्शन को प्लैंक का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, प्लैंक विल नॉट ब्रेक, अदरवाइज द प्लैंक विल ब्रेक, राइट। अनदर एग्जांपल, a man is pushing a wall. Now this is the action force applied by the man. He is applying a force F1 and
what is happening? The wall is applying a reaction force F2, and in accordance to Newton's third law of motion, the action and the reaction forces are equal and opposite. देखिए क्लास 9 के कुछ बच्चे कभी कभी पूछते हैं सर नेगेटिव लगाना जरूरी है. यस, when you are doing action and reaction वाला concept, then you have to justify through mathematical equations that indeed this negative sign is telling you that action and reaction are acting in opposite signs, opposite directions, and this arrow is for vector. Okay Aradhya, this arrow is for vector quantity. Another example, again a very very popular example and a very practical example of Newton's third law of motion. A person is standing on a boat and he wishes to move the boat. So what will happen? अपने पैर से this person will apply an action on the shore. Shore means bank, जरूरी नहीं है लकड़ी का प्लैंक हो, ऐसे ही नॉर्मल मड भी हो सकता है. He pushes the sand and what happens? सैंड एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, या आपका यहां पे प्लैंक एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, ये आपको फिगर में दिख रहा है. एंड इस रिएक्शन फोर्स की वजह से आपके बोट को इनिशियल थ्रस्ट मिलता है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग. ध्यान रखिएगा, टू रो अ बोट इज अ डिफरेंट केस एंड टू स्टार्ट द बोट थ्रू दिस एक्शन इज अ डिफरेंट केस, एंड बोथ ऑफ देम आर द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये है आपका दूसरा केस. यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप इस स्टिक के थ्रू वाटर को पीछे एक्शन फोर्स दे रहे हो, एंड इन रिएक्शन you are getting a force due to which the boat is moving in the forward direction. ये दोनों ही एग्जाम्पल एक जैसे लगते हैं बट अलग अलग है. Again a very 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 popular example, and you will get a lot of questions in class 11, which this is called recoil of gun. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी ये एग्जाम्पल बहुत इफेक्टिव रहता है. आपने क्या किया? आपने ट्रिगर दबाया. As soon as you push the trigger, the bullet leaves the barrel, right? As soon as the bullet leaves, by obviously the bullet leaves with some velocity which is obviously very high, and a bullet will have mass. आप जानते हो मास और वेलोसिटी दोनों मिलके मोमेंटम बना देते हैं. इनिशियली द मोमेंटम ऑफ द बुलेट वाज 0, लेकिन जैसे ही बुलेट मूव करती है इसका मोमेंटम हो जाता है mv. तो देयर इज अ चेंज इन द मोमेंटम. देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. देयर इज अ चेंज इन द मोमेंटम, एंड इस चेंज इन मोमेंटम की वजह से एक फोर्स लगता है, एंड दिस इज द फोर्स विद विच द बुलेट लीव्स द गन. ये समझना जरूरी है कि बुलेट गन को कैसे लीव कर रही है. देखो बेटा, जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया, इनिशियल मोमेंटम बुलेट का 0 था. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि बुलेट तो रेस्ट पे थी. लेकिन ट्रिगर दबाते ही बुलेट it leaves the barrel and it leaves with a very high velocity, although the mass of the bullet is less but the velocity is very high. इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम है वो ज्यादा है और इनिशियल मोमेंटम 0 था. तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, और चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. इसका मतलब इस फोर्स के साथ बुलेट लीव कर रही है, तो ये एक्शन फोर्स है जो बुलेट ने लगाया गन पे. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से गन को भी एक रिएक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है बच्चों, तो गन को पीछे मूव करना पड़ेगा. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर गन तो बहुत तेज मूव करनी चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि बेटा मास ऑफ गन इज वेरी 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 लार्ज इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ बुलेट. आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व करना है, ठीक है ना. तो मास ऑफ गन अगर बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ गन को कम होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मास ऑफ बुलेट बहुत कम था लेकिन वेलोसिटी ऑफ बुलेट बहुत ज्यादा था. इस प्रोसेस या इस फिनोमिना को हम रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं, एंड यहां पे न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड दोनों लॉ के एग्जाम्पल्स की तरह ये यूज हो सकता है. ठीक. Another example, the last example, how rockets are propelled or moved. Whenever a rocket moves up,
the gases inside the rocket, they burn and they apply an action force downwards, and in retaliation of this action force there has to be a reaction force. This reaction force acts upwards and it helps the rocket to move up, right? This is how a rocket moves. So this brings us to the end of Newton's third law of motion. Up before starting the gravitation wala part, we'll be doing all the numericals of part A, B and C, all the numericals and all the conceptual questions. So hopefully the next session will be a numerical based session. Again, if you are an ICSE class 9 student and you are new on the playlist, subscribe the channel. You will get all the content ICSE class 9 free on the channel, right? Thank you.